सभी विद्यार्थियों को फिर से जय हिंद। तो हम लोग अग्निवीर जो 17 अप्रैल को एग्ज़ाम होने जा रहा था उसके लिए हम लोग जीके का प्रश्न देख रहे थे और सभी प्रश्न हम लोग प्रीवियस ईयर जो आर्मी में पूछा हुआ वो सब देख रहे थे। तो आज फिर हम लेके आए हैं फिर से प्रीवियस ईयर और नए क्वेश्चन जो पूछा हुआ कहीं ना कहीं आर्मी के एग्ज़ाम में है। तो चलिए आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देखिए और आंसर दीजिए। जो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो आप पढ़े होंगे कि एक ही पदार्थ से मिलकर एक ही परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। बात करें तत्व तो आपको पता होगा तत्व तो अभी तक कितना तत्व को खोजा जा चुका है जी, तत्व। तो याद रखिएगा अभी तक तत्व की बात करें तो अभी तक कुल तत्व कितने खोजे जा चुके हैं? 118। अभी तक कुल तत्वों की संख्या आपसे पूछे तो कितना है जी? 118 है, जिसमें से हम लोग प्राकृतिक तत्व की संख्या आपसे पूछ लेगा कि प्राकृतिक रूप से कितना तत्व खोजा गया है। तो प्राकृतिक तत्वों की अगर संख्या पूछे, प्राकृतिक तत्व की संख्या कितना? तो 94। प्राकृतिक रूप से तत्वों की संख्या कितना? 94। जबकि कृत्रिम रूप से याद रखिएगा, जबकि कृत्रिम जो मानव के द्वारा खोजा गया उसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम तत्व। कृत्रिम तत्व की कुल संख्या अगर आपसे पूछ दे कृत्रिम तत्व की कुल संख्या तो कितना होता है जी? 24 होता है। तो अभी तक तत्वों की संख्या पूछे तो 118 तत्व की खोज हो चुका है, जिसमें प्राकृतिक तत्व की संख्या कितना? प्राकृतिक रूप से तत्वों की संख्या 94 और कृत्रिम रूप से मतलब मानव के द्वारा कितना खोजा गया? 24। बात करें कि ये तत्व को 3 प्रकार में बांटा गया है। तत्व को कितने प्रकार में? तत्व को 3 भाग में बांटा गया है। तत्व को 3 भाग में बांटा गया है। कुछ तत्व क्या होते हैं जी? धातु होते हैं। कुछ तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। और कुछ तत्व क्या होता है कि उपधातु होते हैं। तो तत्व को बांटा गया है 3 भाग में, धातु, अधातु और उपधातु में। बात करें कि तत्व की कुल संख्या 118, जिसमें से आपको पूछे धातुओं की संख्या कितना होता है जी? 91। अधातु कितना होता है? 20 और उपधातु की संख्या 7। एग्जाम में पूछ सकता है, आपसे पूछे तत्वों की संख्या 118, जिसमें से धातु 91, अधातु 20 और उपधातु की संख्या कितना होता है जी? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप ये सब नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? नाइट्रोजन है। तो आपको पता है कि हमारी वायुमंडल हो जो विभिन्न गैसों का क्या है? मिश्रण है, जिसमें वायुमंडल में अगर बात करें वायुमंडल में तो वायुमंडल से याद रखिएगा वायुमंडल में कौन कौन गैस कितना पाया जाता है। तो 1 नंबर में याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना जीता? नाइट्रोजन गैस 78%। नाइट्रोजन गैस 78%। जबकि दूसरा स्थान होता है किसका? वायुमंडल में ऑक्सीजन का। दूसरा सबसे अधिक जो गैस वायुमंडल में पाया जाता है ऑक्सीजन, और वो पाया जाता है कितना? 21%। जबकि तीसरा सर्वाधिक जो गैस पाया जाता है वायुमंडल में वो कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो 0.03%। तो यही वायुमंडल में क्या है? गैसों का प्रतिशत सर्वाधिक 78%, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03%। अब वो प्रश्न नहीं पूछेगा, अब हो सकता है आपसे घुमा कर पूछ ले। क्या पूछेगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस पूछेगा। अक्रिय गैस तो याद रखिए, इधर लिख देते हैं अक्रिय गैस तो कौन होता है जी? तो आर्गन होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन होता है? तो आर्गन होता है। याद रखिएगा कौन होता है जी? आर्गन होता है। इसको हम लोग AR से दिखाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आर्गन का? 18। अक्रिय गैस किसे कहते हैं? तो जो किसी से क्रिया न करे अक्रिय गैस को हम लोग नोबेल गैस भी कहते हैं और आदर्श गैस भी कहते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल के आवर्त सारणी के 18वां ग्रुप में, कौन ग्रुप में जी? 18वां ग्रुप में रहता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन की। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध ... वर्ष में लड़ा गया। तो आपको पता होगा खानवा का युद्ध कब हुआ था जी? 1527 ईस्वी में। किसके बीच? तो बाबर, याद रखिएगा बाबर प्लस क्या जी? तो राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। कब? तो 1527 ईस्वी में। बात करें बाबर द्वारा और कुछ युद्ध लड़ा गया है तो हेडिंग दीजिएगा, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। याद रखिएगा बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया है, जिसमें से 1526 में जो युद्ध लड़ा गया है उसको हम लोग कहते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध। आपके एग्जाम में आएगा पानीपत के प्रथम
प्रथम युद्ध, पानीपत के जो प्रथम युद्ध किसके किसके बीच, तो आपको पता है एक तरफ कौन था, बाबर और दूसरे तरफ इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी। वही बात करें तो खानवा का युद्ध देख लिए 1527 में किसके बीच, तो 1527 में खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। वही बात करें 1528 में कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच, तो बाबर और मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ और चारों युद्ध बाबर ही जीता था। चौथा युद्ध बात करें तो 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच जी, तो बाबर प्लस अफगान के बीच हुआ था। तो ये सब याद रखिएगा। इसके अलावा आपको और युद्ध क्या याद रखना है वो याद रखिएगा, इधर लिख देते हैं, चाहे इसको इराज करते हैं। इसके अलावा और क्या युद्ध आपको याद रखना है कि 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध। और पानीपत के द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था जी, तो अकबर और हेमू, किसके बीच जी, हेमू और अकबर विजयी रहा था। वही बात करें 1576 में तो हल्दी घाटी का युद्ध, याद रखिएगा ये सब युद्ध इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध। वही बात करें 1757 में प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। इसे आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और याद रखिएगा 1764 में किसका युद्ध हुआ था जी, तो बक्सर का युद्ध। तो इतना युद्ध आप क्या रखिए, याद रखिए। उसके अलावा याद रखिएगा 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। वही 1192 में बात करें तो तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम या द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा इतना सब युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मिटाते हैं। कौन सबसे पुराना वेद है, तो सबसे जो पुराना वेद है वो क्या है जी, ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद है। तो एक ग्राफ बनाते हैं, आप सब चीज़ को याद रखिएगा, क्या क्या एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग सब याद कर लेंगे। आपको बता देते हैं, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा वेद के बाद याद रखिएगा वेदांग, वेदांग के बाद होता है क्या जी, उपनिषद याद रखिएगा। उसके बाद एक रखिएगा पुराण और एक रखिएगा महाकाव्य याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा वेद की संख्या कितना होता है जी, तो 4 होता है। वेदांग की संख्या 6 होता है। उपनिषद की संख्या 108 होता है। और पुराण की संख्या कितना होता है जी, तो पुराण की संख्या 18 होता है। पुराण की संख्या 18 और महाकाव्य क्या है, 2 है। और ये 2 महाकाव्य कौन कौन है, तो याद रखिएगा। एक होता है क्यों जी, महाभारत, महाभारत और दूसरा का रामायण। तो महाकाव्य बात करें, वेद की संख्या क्या होता है, 4। तो सबसे पहला वेद याद रखिएगा ऋग्वेद। उसके बाद होता है कौन जी, तो सामवेद। उसके बाद यजुर्वेद और उसके बाद चौथा में आप याद रखिए अथर्ववेद। तो ये वेदों की संख्या कितना है, 4, जिसमें सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद। बात करें ऋग्वेद में तो 10 मंडल है। मंडल की संख्या पूछ लेगा ऋग्वेद में कितना, 10 मंडल है। सूक्त पूछ लेगा कि सूक्त की संख्या बताइए ऋग्वेद में कितना है, तो 10 का कितना है जी, 28 है। जबकि ऋचाएँ की संख्या 10,556 है। वही सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संगीत का जनक भारतीय संगीत का जो जनक है कौन सा है जी, तो सामवेद है। यजुर्वेद को गद और पद वाला वेद कहा जाता है। गद और पद वाला वेद किसे कहा जाता है, यजुर्वेद के। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो सबसे नवीनतम वेद कौन है जी, तो सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। सबसे नवीनतम वेद कौन है, अथर्ववेद है। तो ये सब इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर फिर से रिकॉल कीजिए, वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद 108, पुराण 118, महाकाव्य 2, कौन कौन, महाभारत और रामायण। बात करें
महाभारत के रचयिता तो वेद व्यास, महाभारत के रचयिता कितना जी, वेद व्यास। और इसका युद्ध, महाभारत का युद्ध पूछा गया आपके एग्जाम में, कितना दिन तक चला था, तो 18 डेज चला था। पांडव और कौरव के बीच में चला था महाभारत के। इसका पुराना नाम क्या था, तो जय संहिता। पुराना नाम क्या होता है जी महाभारत का, जय संहिता। जय मतलब विजय, संहिता मतलब नियम और कानून। तीसरा का याद रखिएगा इसको, अकबर। अकबर अनुवाद करवा दिया था, अकबर के द्वारा क्या अनुवाद किया, फारसी में अनुवाद किया गया था। फारसी में किस नाम से, तो रजनामा के नाम से, रजनामा, रजनामा, रजनामा के नाम से अकबर के द्वारा इसको फारसी में अनुवाद किया गया। तो वही रामायण की बात करें तो रामायण के रचनाकार क्या है, महर्षि वाल्मीकि है। रामायण के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की बहन किसको, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, कुछ भी पूछे तो मारना क्या है, शुक्र। क्या मारना है जी, शुक्र, शुक्र मारना। बात करें ग्रहों की, तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितना है, 8 है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या क्या है, 8 है। तो थोड़ा फिगर बनाते हैं, याद रखिएगा कि यह मेरा क्या है जी, सूर्य है। यह क्या है जी, मेरा सन है। यह मेरा क्या है, सन है। तो थोड़ा बना देते हैं ग्रह, याद रखिएगा, सन है मेरा, क्या जी, सन है। तो सन के सबसे नज़दीक ग्रह 8 गो ग्रह है। सन के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो पहला याद रखिएगा 1 2 3 4, उसके बाद 4 इधर ले लीजिए, 1 2 3 और क्या जी 4, 1 2 3 और 4। बीच में किस ग्रह का पट्टी है, तो बीच में क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। बीच में किसका जी, 1 2 3 4, बीच में क्षुद्र ग्रह का पट्टी पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह का क्या पाया जाता है, पट्टी से कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहते हैं इसको, क्या कहते हैं जी, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और 4 गो इस ग्रह को जो सन के नजदीक, मतलब क्षुद्र ग्रह से पहले जो 4 ग्रह, इसे हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह। इस चारों को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। आंतरिक, आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह से जो बाहर 4 गो ग्रह, इसको कहते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। बात करें कि सूर्य से सबसे नज़दीक जो ग्रह है उसे कौन सा ग्रह कहते हैं जी, तो ये ग्रह हो गया मेरा बुध। बुध के बाद जो ग्रह होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, शुक्र। शुक्र के बाद जो होता है उसे कौन सा कहते हैं, पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद क्या जी, मंगल। पृथ्वी के बाद मंगल होता है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह के बाद ये होता है कौन जी, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह, कौन सा ग्रह, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो मेरा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आप जरा ध्यान से कान खोल कर सुनिए कि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन उसमें जो बैठते हैं सदस्य, उनका कार्यकाल निश्चित होता है और 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का, 6 वर्ष का। तो जो आंसर मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। बात करें कि अब आगे एग्जाम में आपको और क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, तो लिख देते हैं, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि संसद के कितने अंग, संसद के कितने अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं। तो याद रखिएगा, संसद के आपको अंग पूछा जाएगा तो संसद के अंग 3 होते हैं। एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा, और दूसरा का क्या होता है जी, लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा, दूसरा का लोकसभा, तीसरा का राष्ट्रपति। ये तीनों आदमी को मिला के, ये तीनों चीज़ को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संसद के अंग बोलते हैं। जबकि आपसे पूछेगा संसद के कितने सदन, संसद के कितने सदन, तो संसद के कितने सदन पूछे, सदन, तो संसद के 2 सदन। संसद के सदन पूछे तो कितना, 2। एक होता है राज्यसभा, एक कौन सभा, राज्यसभा, जबकि दूसरा का लोकसभा, दूसरा का कौन सभा जी, लोकसभा। तो अंग पूछे तो संसद के 3 अंग, और सदन पूछे तो संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। बात करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना जी, 79। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया कि भारत में क्या होगा, एक संसद जिसमें राज्यसभा का जो चर्चा है भारतीय संविधान में 80 में, वही लोकसभा के बारे में जो चर्चा है, वो कितना है जी, 81 में। कितना में, 81 में। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। वही बात करें राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए, तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु होना चाहिए 25 वर्ष। कितना वर्ष, 25 वर्ष। जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए,
30 वर्ष, 35 वर्ष, सॉरी कितना 35 वर्ष होना चाहिए, कितना वर्ष 35 वर्ष होना चाहिए। तो इतना चीज़ आप याद रखिएगा, साथ ही साथ नोट भी कर दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि पास्कल इकाई है, तो याद रखिएगा पास्कल के बारे में पूछेगा तो पास्कल होता है दाब की इकाई। पास्कल क्या होता है? दाब की। तो दाब के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, दाब क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, दाब मतलब प्रेशर, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल और बटे क्या जी क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बात करें इसका यूनिट का, तो बल का यूनिट होता है न्यूटन, बल को हम लोग किस में मापते हैं? न्यूटन में, जबकि क्षेत्रफल को हम लोग किस में? मीटर स्क्वायर में। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि बल का जो SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं जी? पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो बल का या दाब का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अब आर्मी में बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक बार बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 पास्कल होता है, 10 के पावर 5 पास्कल होता है। इसको याद रखिएगा कि एक बार बराबर 10 के पावर क्या होता है? 5 पास्कल होता है। वही बात अगर आगे पूछा जाए, कह देगा क्या कि अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो दाब क्या हो जाएगा? तब दाब घट जाएगा। क्षेत्रफल को बढ़ाने से दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और क्षेत्रफल को बढ़ाने से दाब क्या हो जाएगा? तो दाब घट जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्षेत्रफल को बढ़ाने से दाब घट जाएगा, जबकि क्षेत्रफल को घटाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा? तो दाब मेरा क्या हो जाएगा जी? बढ़ जाएगा। दाब मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस फैक्ट आप याद रखिएगा। वही अगला प्रश्न की बात करें कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो आपको पता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का आविष्कार किया। और इन्हीं के हम लोग याद करने के लिए हम लोग नोबेल प्राइज, क्या जी? नोबेल प्राइज का स्थापना किया। इन्हीं के याद में किस प्राइज का स्थापना किया? नोबेल प्राइज की स्थापना किया। 1901 ईस्वी में नोबेल प्राइज को स्थापना किया गया। और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नोबेल प्राइज। किनके याद में? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में। वही बात करें ग्रामोफोन का आविष्कार कौन किया? ग्राहम बेल। और टाइपराइटर का आविष्कार कौन है जी? सोल्स नाम के व्यक्ति टाइपराइटर के आविष्कार किया था। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? आंसर दीजिए। सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व होता है यूरेनियम होता है। कल बता दिए थे सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या होता है जी? तो यूरेनियम होता है। कौन होता है? यूरेनियम होता है। वही बात करें सोना के बारे में पूछ लिया था। सोना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? AU होता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। वही बात करें पारा से क्वेश्चन पूछता है, तो हेडिंग लगा दीजिए पारा। ऐसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? मरकरी कहते हैं। मरकरी। ऐसी को हम लोग क्विक सिल्वर भी कहते हैं। और इसका संकेत क्या होता है? H जी। तुमसे क्या क्या प्रश्न और आदमी पूछ सकता है? कहेगा एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में रहता है। जो कैसी अवस्था में जी? तो पानी फेज में, द्रव अवस्था में। जो कैसी अवस्था में रहता है? तो द्रव अवस्था में। याद रखें, जो द्रव अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? तो पारा एक धातु है। पारा क्या है जी? एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है या द्रव अवस्था में रहता है। जबकि इसको उल्टा अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि एकमात्र अधातु बताइए जो द्रव अवस्था में रहता है। जो किस अवस्था में जी? तो जो द्रव अवस्था में रहता है। तब हो जाएगा आंसर क्या मेरा? ब्रोमीन हो जाएगा। एकमात्र अधातु पूछेगा कि जो द्रव अवस्था में रहता है, तो कौन हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। जबकि धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा। और एकमात्र धातु है जो अमलगम बनाता है। एकमात्र धातु जो अमलगम बनाता है, जो अमलगम बनाता है, वो कौन हो जाएगा जी? तो पारा होता है। एकमात्र धातु जो अमलगम बनाता है पारा होता है। और पारा चमकदार होने की वजह से हम लोग किसमें? तो थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। किसमें करते हैं? थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही चमकदार होता है इसलिए इसको थर्मामीटर में हम लोग क्या करते हैं? तो थर्मामीटर में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सिरका का रासायनिक नाम है, यानी आपसे पूछ रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एस्टिक अम्ल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो देखिए ब्यूटेरिक अम्ल है, ये मक्खन में पाया जाता है। किस में जी? तो मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। जबकि बात करें फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक में या बिच्छी के डंक में, चींटी या किस में? बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। जबकि टाइटेरिक अम्ल इमली में टाइटेरिक अम्ल
अम्ल पाया जाता है। तो इसके अलावा आप जानिएगा सिट्रिक अम्ल, आपसे पूछा जाता है बार बार, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है जी? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। सिट्रिक अम्ल किस में? तो नींबू में पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल नींबू में। इसके अलावा आपसे पूछेगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। किस में? दही में। उसी प्रकार आपसे तीसरा पूछेगा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अगर अम्ल पूछ ले तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है जी? टमाटर में, टमाटर में। वही आपसे चौथा याद रखेगा मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल पूछेगा तो पाया जाता है सेब में। मैलिक अम्ल किस में जी? सेब में। तो इतना चीज़ याद रखेगा, जिसका पीएच मान 7 से कम वो अम्ल और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा वो क्षार होता है। नेक्स्ट बारे में बात करें क्वेश्चन में, कहा प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। अच्छा बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम के जलाने से बनता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CSO4 2H2O, CSO4 2H2O क्या होता है? जिप्सम का सूत्र होता है। इसको अगर हम गर्म कर देते हैं ना, एक टेम्परेचर पर इसको हम गर्म कर देते हैं तो क्या बन जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ क्या बन जाता है जी? पेरिस बन जाता है, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? तो इसको गर्म कीजिएगा तो इसमें से पानी आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? पानी आधा, CSO4 और हाफ H2O होता है। क्या होता है जी? हाफ H2O होता है। इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और मूर्तियाँ बनाने में हाथ वगैरह टूट जाता है, सब में किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें कि पूछा जा रहा है क्या आपसे, देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें, आपसे क्या पूछा जा रहा है? कह रहा हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, मतलब लघुत्तम मतलब क्या जी? छोटी। तो हमारे शरीर में सबसे जो छोटी हड्डी पाया जाता है वो कान में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है जी? स्टेपी नाम के जो हड्डी है वो कान में पाया जाता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। वही इसके अलावा आपसे क्या क्या हड्डी से क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये पूछ सकता है कि वयस्क मानव में कुल हड्डियों की संख्या, एक वयस्क मानव में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है जी? कुल हड्डियों की संख्या, एक वयस्क मानव में कुल हड्डियों की संख्या आपसे पूछे तो हो जाता है कितना जी? 206 पाया जाता है। कितना होता है? 206। जिसमें से आपसे पूछा जाता है क्या? सिर में। यहाँ से ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं? सिर कहते हैं। यहाँ से ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं? सिर कहते हैं। तो सिर में हड्डियों की संख्या पूछे, सिर में हड्डियों की संख्या, सिर या इसी को हम लोग कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड। सिर या हेड में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 29 होता है। सिर और हेड में हड्डियों की संख्या क्या होता है? 29 होता है, जिसमें त्वचा में होता है 14 गो, कान में होता है 6 गो, एक कान में 3 गो और कान 2 गो होता है, कितना हो जाएगा? 6 गो। जबकि खोपड़ी में होता है कितना जी? खोपड़ी इसको बोलते हैं 8 गो, खोपड़ी में 8 गो। एक हार्ड नाम की हड्डी होता है, तो सिर में बात करें हड्डियों में, तो सिर में कहाँ हड्डी पाया जाता है? 29 गो। जरा ध्यान से देखिएगा। पहले आप याद रखिएगा फेस में, त्वचा में, फेस में कितने हड्डी? तो 14 हड्डी, फेस में 14। उसी प्रकार आपसे कान में पूछे तो कान में क्या गो हड्डी? 6 गो। उसके बाद आपसे खोपड़ी में पूछे, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना जी? तो खोपड़ी में 8 गो हड्डी और एक हार्ड नाम की हड्डी होता है, हायड नाम की हड्डी होता है, एक होता है जिसको सिर के जोड़ के रखता है धड़ से, सिर को धड़ से जोड़ का हार्ड नाम के हड्डी होता है। तो इतना क्वेश्चन आप याद रखिएगा, कि सिर में 29 हड्डी, जिसमें फेस में 14 गो, कान में 6 गो, एक कान में कितना जी? 3 गो, एक कान में 3 गो। कौन? स्टेपीमिलियस और इनकस। और स्टेपिया नाम के हड्डी कान के जो पाया जाता है मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। वही बात करता कि मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर में पाए जाने सबसे बड़ी हड्डी पूछता तो जांघ में कौन होता है? फीमर होता है। कौन होता है जी? फीमर नाम की हड्डी होता है, जांघ में होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा डुरांड कप फुटबॉल में दिया जाता है। डुरांड कप किस में दिया जाता है? फुटबॉल में। इसके अलावा फुटबॉल में और ट्रॉफी है जो याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी, जो पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दिया। तो बात करें हॉकी में, तो हॉकी में आगा खा कप दिया जाता है। आगा खा कप किस में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है। वही बात करें क्रिकेट में, तो याद रखिएगा क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, इस सब किस में दिया जाता है? ट्रॉफी, इस सब दिया जाता है क्रिकेट में। बात करें पोलो में, तो पोलो में एजरा कप किस में दिया जाता है? तो पोलो में एजरा कप दिया जाता है। बात करें क्रिकेट में, तो खिलाड़ियों की संख्या 11, जबकि पोलो में कितना होता है? 4, और वाटर पोलो पूछता तो 7, जबकि फुटबॉल में भी प्लेयर की संख्या कितना? खिलाड़ियों की संख्या 11, और हॉकी में भी 11 खिलाड़ियों की संख्या 11। बात करें हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल है, और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा हॉकी का
जादूगर हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का क्या कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है। और इन्हीं के याद में प्रतिवर्ष ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष कहिए जी, तो 29 अगस्त को हम लोग क्या कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। और मेजर ध्यानचंद को हम लोग कहते हैं हॉकी का जादूगर। और रिसेंटली इससे करेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो यह पूछ सकता है कि अब कौन सा पुरस्कार के नाम, आपसे कमेंट करके बताइएगा आंसर कि वो कौन सा पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। वो कौन सा पुरस्कार है जिसका नाम बदल के, बहुत ही फेमस पुरस्कार है जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से उसे जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो याद रखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि गोखले जी के गुरु कौन थे, इनका जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे एम जी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। और एम जी रानाडे को हम लोग इनको बोला था महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किसे जानते हैं, तो एम जी रानाडे। और एम जी रानाडे किनका गुरु है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। बात करें गोखले जी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे कब जी, तो 1905 ईस्वी में। कहाँ, महाराष्ट्र में। 1905 ईस्वी में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे भारतीय नौजवानों को शिक्षित करने के लिए किए थे। तो यह मेरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जब आप 17 अप्रैल के जाइएगा एग्जाम दें तो एकदम निश्चित ही एकदम इंश्योर कर रहे हैं कि आपको वहाँ पर निश्चित ही यह प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।